वेलकम गाइस। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडक्टर। तो मैंने जो जैसे कि पहले आपको बता दिया है, जैसे मैंने रजिस्टर पढ़ाया था आपको, इंडक्टर, फिर उसके बाद कैपेसिटर डिस्कस करेंगे। तो इंडक्टर और एक आता है इंडक्टेंस। तो मैं आपको पहले ही बता दूं इंडक्टेंस क्या है। ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। और ये क्या है, ये एक डिवाइस बोल दो, इसको एलिमेंट बोल दो, कंपोनेंट बोल दो, ठीक है ना। और इसका सेकंड पॉइंट ये है कि जो इसकी यूनिट है वो हेनरी है, इसको एच से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तो हमारा जो है इसका बेसिक हो गया, मतलब कि हम कैसे इसको यूज़ करते हैं, इसके नाम। इन दोनों में डिफरेंस याद रखना है कि इंडक्टर एक डिवाइस है या फिर इसको बोल दो आप एक एलिमेंट है, ठीक है ना। अच्छा, अगर इसमें क्वेश्चन में जैसे दिया हुआ हो कि एक वोल्टेज है, वोल्टेज जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डेरिवेटिव ऑफ करंट के, तो वो डिवाइस कौन सी होगी, तो वो डिवाइस कौन सी होगी, इंडक्टर। तो मैं इसके बारे में बस दो चार पॉइंट हैं मैं लिख देता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो ध्यान से समझिएगा। देखो, इफ द वोल्टेज across an element is directly proportional to the derivative of current, with respect to time, then the element is called as inductor। तो अभी हम और इसके बारे में और पॉइंट हैं जो डिस्कस करेंगे। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए, जैसे कि मान लीजिए एक वायर है, ठीक है ना। अब इसमें करंट फ्लो हो रही है, करंट फ्लो हो रही है, तो इसके चारों ओर जो है एक मैग्नेटिक फील्ड तो जरूर आएगा, ठीक है। भले ही जो हम डोमेस्टिक यूज़ में करते हैं या फिर हमारा फ़ोन, चार्जर, एनीथिंग, तो उसमें अगर जहाँ करंट फ्लो हो रही है तो उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड जरूर आएगा। बट हमें वो फील इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो बहुत वीक होता है, ठीक है ना, वो बहुत वीक होता है। तो अब इस मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स प्रोवाइड करते हैं। अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स जो है प्रोवाइड कर देंगे तो अब जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इसका, वो कैसा होगा, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। इसीलिए ही इसमें नंबर ऑफ टर्न्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये तो हो गया इन दोनों की बात। अगर कोई पूछेगा कि आपको वायर में जो बाहर जा रहा है, अगर उसमें करंट फ्लो हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये तो बिल्कुल ज़रूरी है कि अगर करंट फ्लो हो रही है तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड जरूर आएगा। लेकिन उसका इफेक्ट क्यों नहीं आता है, उसका इफेक्ट इसलिए नहीं आता क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है उस समय वो बहुत वीक है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स है ही नहीं। तो ये तो इसके बारे में फर्स्ट पॉइंट था। अब हम सेकेंड पॉइंट की इसके बारे में बात करते हैं। इसका जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि इंडक्टर डज नॉट अलाउ सडन चेंज इन करंट। मतलब इंडक्टर सडन डज नॉट अलाउ सडन चेंज इन करंट, मतलब इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी एलिमेंट है अगर उसमें करंट फ्लो हो रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल की अगर मैं बात करूँ आपके, तो जैसे कि ये एक बल्ब है, ठीक है। अगर इसको आप सप्लाई दे रहे हैं और सडनली आपने क्या किया, सप्लाई को रिमूव कर लिया, तो ये क्या हुआ, ये सडनली बंद हो जाएगा। लेकिन अब ऐसे ही बात करूँ मैं, ये एक हीटर है, ठीक है ना। अगर हीटर में सडनली आपने सप्लाई बंद कर दी तो हीटर क्या होगा, कुछ सेकंड के लिए ये जो है रेड हॉट रहेगा, ठीक है। तो ये सडनली बिल्कुल बंद नहीं होगा, तो इसी को बोलते हैं कि ये सडन चेंज इन करंट को अलाउ नहीं कर रहा है इंडक्टर, क्योंकि वो हमारा जो हीटर है वो हमारा इंडक्टिव लोड है, लेकिन जो बल्ब है वो रजिस्टिव लोड है। जैसे ही हम आप सप्लाई ऑफ करोगे बल्ब बिल्कुल बंद हो जाएगा, लेकिन हीटर ऐसा नहीं है, हीटर के केस में ऐसा नहीं है। उसका जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग किसका बना होता है, हीटर का, नाइक्रोम का।
तो जो स्प्रिंग है उसका वो थोड़ी देर तक रेड हॉट रहेगा, उसके बाद धीरे धीरे स्लो उसकी हीटिंग कम हो जाएगी। तो ये तो इसके बारे में हो गए 2 पॉइंट। और इसका जो थर्ड नंबर का पॉइंट है वो ये है कि इंडक्टर stores energy in the form of its मैग्नेटिक फील्ड। मतलब इंडक्टर जो एनर्जी स्टोर करता है वो किसकी फॉर्म में करता है, मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है। अगर आप लोग लिखना चाहें तो वो वाला पॉइंट भी आप लोग लिख सकते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट इज वेरी वीक एंड टू इंक्रीज इट्स इंडक्टिव इफेक्ट द नंबर ऑफ टर्न्स आर प्रोवाइडेड। तो ये लेकिन मेन इसके बारे में ये 3 ही पॉइंट हैं जो कि मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। तो जो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एक बार मैं इसको फॉर्मूले के थ्रू बता देता हूँ। ये बाकी जो 2 पॉइंट थे ये तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन थी। एक हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा था जो वोल्टेज था कॉइल का, तो वो वोल्टेज क्या था, जैसे कि ये अगर एक कॉइल है इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है और इसका जो फ्लक्स है वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो फाई है, ठीक, करंट आई फ्लो हो रहा है। तो इसके अक्रॉस अगर हम वोल्टेज की बात करें तो बी इक्वल टू कितना हुआ, एल डी आई बाई डी टी, ठीक है, ये इसका वोल्टेज था। तो अगर जैसे कोई पूछे कि इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज कितना, तो इतना बी इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। एल क्या है, इंडक्टेंस ऑफ कॉइल। तो ये तो इसका वोल्टेज हो गया। और अब इसके बारे में बचा क्या, अगर हम बात करें इसके बारे में करंट की, कि इंडक्टर के अक्रॉस जो करंट है वो कितना होगा, तो यहाँ पे करंट के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। इसी फॉर्मूले से बात करेंगे। अगर यहाँ से हम आई की वैल्यू फाइंड आउट करें तो आई इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 1/L वी इंटू डी टी, ये हो जाएगा। और थोड़ा डिटेल में मैं आपको लेने के लिए यहाँ लिख देता हूँ, डी आई इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 1/L वी इंटू डी टी। और जब आप लोग इसका इंटीग्रेशन करें, सॉरी इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये डी आई का इंटीग्रेशन क्या हुआ, आई, और इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ, यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेशन हम लोगों ने जो यहाँ पे किया है वो किसके रेस्पेक्ट में किसका किया, आई का, लेकिन यहाँ पे क्या है, डी टी, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला आ गया। और अगर हम इसकी लिमिट की बात करें तो इसकी लिमिट कहाँ से होगी, -इन्फिनिटी टू टी, क्योंकि हम लोग जानते ही नहीं है करंट कहाँ से आ रही है, टाइम के कौन से इंस्टेंट के लिए हम लोग करंट को दे रहे हैं इसमें। तो अगर हम इसकी बात करें, इसमें अगर इंडक्टर इसके सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो इसको बी ऑफ टी मान लेते हैं, क्योंकि ये टाइम के किसी इंस्टेंट के लिए मान रहे हैं, मतलब इंस्टेंटेनियस वैल्यू के लिए ले रहे हैं। जो हम जितना भी बी ऑफ टी, पी ऑफ टी या फिर आई ऑफ टी, इसका मतलब ये जितनी वैल्यू होती हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती हैं, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें क्या आएगा, इसको हम बाहर ले लेते हैं ये, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी, इस लिमिट को 2 पार्ट में ब्रेक कर देंगे। जैसे कि ये मान लीजिए ये टाइम टी है, ये 0 है आपका, ये -इन्फिनिटी है, तो हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, -इन्फिनिटी टू 0 और 0 टू टी, ठीक है। तो इसमें -इन्फिनिटी टू 0 हमने ये कर दिया, मतलब बी ऑफ टी डी टी, प्लस दूसरा हम कर देंगे इसकी लिमिट 0 टू टी बी ऑफ टी डी टी, ठीक है। तो ये वाली जो वैल्यू है इसकी, ये वाली पूरी वैल्यू की बात करते हैं हम इसकी, ये सिर्फ हमारे पास ये क्या है, एक इनिशियल वैल्यू है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में आपको इनिशियल वैल्यू गिवन नहीं है तो आप इसको बाय डिफ़ॉल्ट 0 लेंगे। तो इसकी बात करें बी 1/L 0 टू टी बी ऑफ टी डी टी, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिख देना, मैं ये लिख देता हूँ, इस साइड में मैं लिख देता हूँ इसके बारे में। तो ये जो हमारा पास आएगा, ये आ गया हमारा इसका फॉर्मूला। अगर ये ध्यान रखना, अगर ये गिवन नहीं है तो इसको 0 ले लेना। जो हमारा आई ऑफ 0 है वो क्या है, हमारा इनिशियल वैल्यू।
तो इंडक्टर के बारे में इससे ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन बस इसमें जो सीरीज पैरेलल हमारे कनेक्शन आते हैं हम लोग वो डिस्कस करेंगे। सीरीज पैरेलल कनेक्शन में ज़्यादा कुछ इसमें भी नहीं है, बिल्कुल सेम एज रजिस्टर है इसका पूरा केस सीरीज और पैरेलल कनेक्शन का। जैसे कि हमने जैसे रजिस्टर में बात किया था, अगर रजिस्टर सीरीज में है, और ऐसे ही अगर हम इंडक्टर की बात करें, अगर इंडक्टर की सीरीज में है, ये L1 है, ये L2 है, ये हमारा इंडक्टर L1 है, ये L2 है। तो अगर हम L इक्विवेलेंट की बात करें यहाँ से, तो L इक्विवेलेंट जो आएगा वो आएगा आपका L1 प्लस L2, ठीक है। लेकिन इसमें डॉटेड वाले कॉन्सेप्ट भी आते हैं, लेकिन डॉटेड वाले कॉन्सेप्ट हम जो है मैग्नेटिक सर्किट जब पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो इसमें कुछ नहीं है, ये दोनों सीरीज में है तो ऐड हो जाएंगे। अगर ये दोनों पैरेलल में होते, अगर ये दोनों ये अभी इस समय क्या है, ये दोनों पैरेलल में है। मैंने आप लोगों को कल बताया था कि पैरेलल में क्या सेम होता है, वोल्टेज, और सीरीज में क्या सेम होता है, करंट। कैसे पहचानेंगे पैरेलल है सीरीज है, तो ये ऐसा पहचानेंगे अगर ये दोनों डिवाइस तो सेम ही है तो इंडक्टर ही, भले इनकी वैल्यू चेंज हो सकती है, इनका जो मैग्नीट्यूड है, लेकिन अगर इसमें से करंट आई जाएगा तो इसमें से भी करंट आई होता हुआ आएगा। टोटल अमाउंट ऑफ करंट तो यहाँ इतना ही आएगा, लेकिन तो इसलिए ये सीरीज में है। लेकिन इसमें करंट अलग जाएगा, इसमें करंट अलग जाएगा, भले आप टोटल करंट यहाँ से देंगे तो इसलिए ये क्या है, पैरेलल में। लेकिन इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस वोल्टेज उतना ही होगा जितना आपने यहाँ से भेजा था। तो इस वाले केस में अगर हम L इक्विवेलेंट की बात करें तो 1/L1 प्लस 1/L2। अगर यहाँ पे कोई और एक इंडक्टर होता है, यहाँ पे मान लीजिए मैं ये जोड़ देता हूँ, ठीक है ना, ये मान लीजिए L3 होता या फिर कुछ भी होता, 1/L3, तो इसका जो सेम केस है वो सेम एज बिल्कुल रजिस्टर की तरह ही है, और इसमें कुछ नहीं करना है। बस उसके लिए रजिस्टर के लिए मैंने आपको 2-3 न्यूमेरिकल भी करवाए थे। तो इसमें अगर कोई भी और अगर डाउट है तो या तो आप एक बार पीछे रजिस्टर की वीडियो देख लेना अगर आपने नहीं देखी है तो, और इसमें अगर इंडक्टर में भी कोई डाउट है आपको यहाँ तक तो मुझे कमेंट कर देना, मैं और बता दूंगा इससे ब्रीफ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।